परागकोश कहाँ होता है? ये क्या है? ये क्या होता है? आपने पुतंतु पढ़ा है ना, पुतंतु। पुष्प का नर जननांग जो होता है, पुष्प का नर जननांग आपने पढ़ा है। पुष्प के नर जननांग का नाम क्या होता है बताओ जरा। ये जो पुष्प का नर जननांग होता है उसके जो ऊपर वाली संरचना होती है ना, थोड़ा मोटी जो संरचना, फूली हुई संरचना होती है, उसका नाम होता है परागकोश। और जो नीचे एक लगा होता है, जिससे ये लगा होता है पुष्प से, जिससे जुड़ा होता है, इसे कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं इसको? तंतु या पुतंतु कहते हैं। पुष्प के नर जननांग का नाम क्या होता है? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर, या पुमंग भी कह सकते हैं। पुमंग मिलेगा या तो पुंकेसर मिलेगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एंड्रोसियम। तो जो परागकोश होता है, परागकोश वो संरचना होती है जिसके पास में परागकण पाए जाते हैं। अब इसका अगर ऊपर से, जैसे ये परागकोश है ना, ये परागकोश है, तो ऊपर से अगर ये सामने से अगर देखा जाए इसे काट करके, तो इसमें क्या दिखाई देगा? कौन संरचना दिखाई देती है? इसको अगर देखा जाएगा तो आपको ये इस कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ऐसे ये परागकोश में दो लोग, जो दो, देखो हर एक में कितने हैं? दो लघु बीजाणु धानियां। कितनी लघु बीजाणु धानियां हैं? दो दो लघु बीजाणु धानियां हैं। तो एक एंथर में, एक परागकोश में कुल कितनी लघु बीजाणु धानियां हो जाएंगी भैया बताओ? ये है लघु बीजाणु धानी। क्या है ये? लघु बीजाणु धानी। ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी का मतलब क्या है? जहां पर लघु बीजाणु रहते हैं। लघु बीजाणु यानी कि, लघु बीजाणु धानी का मतलब है जिसके अंदर लघु बीजाणु रहते हैं, जिसमें कौन रहता है? लघु बीजाणु रहते हैं। जिसमें क्या होता है? जिसमें लघु बीजाणु रहते हैं। कौन रहता है? लघु बीजाणु रहते हैं। लघु बीजाणु कौन होते हैं जरा बताओगे आप हमको? लघु बीजाणु का नाम क्या है? लघु बीजाणु को और किस नाम से जानते हैं भाई बताओ? लघु बीजाणु को और किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणु को और किस नाम से जानते हैं बताओ? लघु बीजाणु का और क्या नाम होता है? लघु माने छोटा वाला, है ना? तो लघु बीजाणु को पराग कण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पराग कण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पराग कण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पराग कण के नाम से जानते हैं। तो ये है पराग कण की संरचना। क्या है? पराग कण की संरचना। ये लघु बीजाणु की संरचना है। लघु बीजाणु का दूसरा नाम क्या है भैया? कहोगे जी पराग कण है। क्या है? पराग कण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पराग कण, यानी पॉलन ग्रेन। क्या कहा जाता है? पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन की सचित्र वर्णना, सॉरी, पॉलन ग्रेन यानी कि लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। तो पॉलन ग्रेन की जो सबसे बाहरी संरचना होती, सबसे बाहरी जो खोल होती, खोल माने क्या होता है? चोल, खोल मतलब कपड़ा। सबसे बाहरी खोल जो होती है लघु बीजाणु धानी की, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, लघु बीजाणु का क्या कहते हैं? इसको वाह्य चोल कहते हैं। जो बाहर कपड़ा है, जो बाहर की तरफ है, वाह्य कहते हैं इसको, वाह्य चोल। वाह्य चोल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? वाह्य चोल। लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी वाली संरचना को क्या कहते हैं? वाह्य चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाह्य चोल। और वाह्य चोल को और किस नाम से जानते हैं? इसे इक्साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्साइन। इक्साइन लिखा हुआ है ये। जो
लघु बीजाणु होता है यानी कि परागकण जो होता है, परागकण के अंदर अंदर वाले है ना, बाह्य चोल, इसके अंदर कौन सा चोल होगा? अंताचोल होगा। क्या होगा? अंताचोल होगा। क्या होगा? अंताचोल होगा। समझ रहे हैं? और एक लघु बीजाणु में ये क्या है? ये लघु बीजाणु है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। एक लघु बीजाणु में दो कोशिकाएं होती, कितनी कोशिकाएं होती हैं? दो कोशिकाएं होती हैं। देखो जो बड़ी वाली ऊपर कोशिका बनी है, देखो ये स्पाइंडल सेप। स्पाइंडल मतलब क्या होता है? बीच में मोटा, बीच में और सॉरी बीच में मोटा और दोनों सिराओं पर क्या है? पतला। उसे बोलते हैं स्पेंडल सेप, स्पाइंडल। इसी को कहते हैं तुर्क रूपी। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं तुर्क रूपी। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लघु बीजाणु में या परागकण में कितनी कोशिकाएं होती हैं? तो आप क्या बताओगे? दो कोशिकाएं होती है। जो पहली कोशिका है, जो ऊपर वाली बड़ी कोशिका है, ये जो बड़ी कोशिका है ना, बड़ी कोशिका दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और बड़ा बड़ा लिखूं? बताओ। जो बड़ी वाली कोशिका होती है ना, इसे कहते हैं कायिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कायिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कायिक कोशिका कहते हैं। पूछा जाता है कि कायिक कोशिका का कार्य क्या होता है? तो ये क्या करती है? पराग नली बनाएगी। आगे चल के क्या बनाएगी? ये पराग नली बनाती। क्या बनाती है भैया? क्या बनाती है? पराग नली बनाती है। पराग नली क्या होती है अभी आप आगे समझोगे। पराग नली बनाती है। पराग नली बनाती है। कायिक कोश का काम क्या होता है भैया? पराग नली बनाती है। ठीक है। पराग नली किससे बनती है? पराग नली बड़ी वाली कोशिका से, कायिक कोशिका से बनती है। और जो छोटी वाली कोशिका है, छोटी वाली कोशिका, इसका नाम क्या है? ये जो छोटी वाली कोशिका है, छोटी कोशिका, इसका आकार भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि छोटी वाली कोशिका जो होती है परागकोश में, सॉरी परागकण में, वो किस आकार का होता है? ये तुर्क रूपी होता है। कैसा होता है? तुर्क रूपी स्पाइंडल शेप कहते हैं इसको, स्पाइंडल शेप, है ना? दोनों सिरों पर चपटी हुई और बीच में फूली हुई। ठीक ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इस कोशिका का नाम क्या है? इसका नाम होता है जनन कोशिका। क्या नाम होता है? जनन कोशिका। तो आपसे पूछा जाएगा कि पराग कण में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो कायिक कोशिका होती नंबर 1, नंबर 2 जनन कोशिका। याद रखना है आपको कि पराग कण के अंदर कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका तैरती रहती है। सुनिएगा फिर से, ये एक बड़ी से बड़ा सा एक परागकण है। इस पराग कण के अंदर दो कोशिकाएं, एक बड़ी वाली कोशिका, तो इसी बड़ी वाली कोशिका के अंदर छोटी वाली कोशिका, ये जो छोटी वाली कोशिका है तुर्क रूपी जनन कोशिका, ये तैरती रहती है ना? याद रखना है। क्या याद रखना है? और बात कि ये जो जनन कोशिका होती है ना, ये नर युग्मक का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? नर युग्मक का निर्माण करेगी। मैं यहां पे लिख देता हूं कितने नर युग्मक, ये भी दो नर युग्मक का निर्माण करती है। दो नर युग्मक बनाती है। कितने नर युग्मक बनाती है? दो नर युग्मक बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नर युग्मक किससे बनता है? नर युग्मक किससे बनता है? नर युग्मक किससे बनता है भैया? जनन कोशिका से बनता है। और परागनली किससे बनती है? परागनली बनती है कायिक कोशिका से। अब एक बात और यहां पे बता देता हूं, जो जितने पॉइंट यहां पे लिखे सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, चाहे वो लघुत्तरीय रूप में, चाहे अतिलघुत्तरीय रूप में, और चाहे वो जो है सचित्र वर्णन में जब करना हो तो वहां पर काम आए। जो ये वाह्य चोल होता है ना, एक रसायन होता है, एक जटिल ये कार्बनिक पदार्थ है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रकृति में अपघटन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है?
प्रकृति में ऐसे कोई बैक्टीरिया नहीं है, ऐसे कोई जीवाणु नहीं है जिनको जो इनको क्या कर सके, नष्ट कर सके। आपने देखा होगा पेड़ पत्तियां, पेड़ पौधे कुछ भी जीव सड़ पड़ा रहे तो सड़ गल जाता है, लेकिन स्पोरोपोलिन परागकण का जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी जो सतह होती है, जो बाह्य चोल होता है, ये सड़ता नहीं है। तो बाह्य चोल के बारे में आपको विशेष करके याद रखना है, इसके बारे में हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। स्पोरोपोलिन का बना होता है। और जो अंतः चोल होता है, अंदर वाला जो खोल होती है, वो क्या होती है, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज, और पेक्टिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो आपसे ये पूछा जाए सेल्यूलोज और पेक्टिन की कौन सी कवर बनी होती है, तो क्या बताओगे आप? क्या बताओगे भैया? सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये किससे किससे संबंधित बता दिया मैंने? ये मैंने बता दिया पुंकेसर, पुमंग या पुष्प के नर जननांग से संबंधित जितनी भी चीजें थी मैंने आपको यहां पर बता दी। इससे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना, ठीक है।